आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें, कितना समय हमें पीटी की परीक्षा, मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू के लिए देना चाहिए। इसको लेकर के आज हमारे साथ बीपीएससी एक्सपर्ट है अभिनव सोनू सर। सर का लगातार 10 सालों से अधिक एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। सर ने देश के विभिन्न परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में सफलता भी हासिल की है और लगातार इनके हजारों छात्र अभी तक सरकारी सेवा में जा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आगामी साल में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा में क्या क्या कठिनाई छात्रों को होती है और परीक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान दें। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत आपने हमें बहुत समय धन्यवाद। दिया। सर हम जानना चाहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा क्या है और इस परीक्षा को पास करने के बाद किन किन विभागों में छात्रों को सेवा देने का मौका मिलता है। देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम अधिकारी बन के अपने समाज की सेवा करें और समाज के विभिन्न पहलुओं में जाके हम सेवा करें, तो बीपीएससी से बेहतर कोई सर्विस नहीं है। जनरली मान लीजिए हम शिक्षक हैं, जी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सुधार। सकते हैं। अगर कोई बैंक में काम कर रहे हैं तो अपना जो सेवा है वो बैंक क्षेत्र में दे सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में। लेकिन अगर कोई बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं, जी। स्टेट पीसीएस में आ रहे हैं, तो समाज के हर क्षेत्रों को वो क्या कर सकते हैं, सेवा दे सेवा दे सकते हैं। तो अगर सकते आप हैं। सेवा भाव से जुड़ना चाहते हैं तो बीपीएससी आपके लिए एक बेस्ट फील्ड है, जुड़ सकते हैं। और कहा भी जाता है कि यूपीएससी या बीपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो ड्रीम है। हर युवा जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो पहला लक्ष्य आपका यूपीएससी ही रखते हैं, उसके बाद फिर स्टेट पीसीएस रखते हैं। तो ड्रीम जॉब कहा भी जाता है इसको, ये चीज। और सर परीक्षा को पास करने के बाद किन किन विभागों में सेवा देने का अवसर मिलता है। देखिए, जैसे जनरली हम ये करते हैं कि बच्चे का भी जो खासकर 7वीं बीपीएससी है, तो ज़्यादा क्रेज बच्चों का है कि सर हम एसडीएम बने, डीएसपी बने, हम राजस्व सेवा में जाएं, शिक्षा सेवा में जाएं। तो ये सब सभी सेवा एजुकेशन सर्विस में जा सकते हैं, रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हैं, तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जितने गया। भी बिहार सरकार के अंदर अधिकारी स्तर जी, के लोग होते हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हम्म, हो, चाहे डीईओ हम्म, हो और या फिर वो सीईओ हो, हम्म, वो सभी बीपीएससी सभी के थ्रू बीपीएससी के चयन थ्रू, होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आगामी साल में बीपीएससी की परीक्षा किस महीने में और कब तक आयोजित होती है। देखिए, जनरली तो बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी की थी, उसके अनुसार 30 सितंबर को हर साल ले लेना था, ले बट लेना कुछ था। कारणवश इस बार थोड़ा आगे है। बट उम्मीद करते हैं कि अगले साल 30 सितंबर को अपने कैलेंडर के हिसाब से ही एग्जामिनेशन आयोजित करवा आयोजित दी होगा। जाएगी। अच्छा सर, बीपीएससी की परीक्षा जो है उसमें सर मेन मेन क्या सब्जेक्ट होता है, कितने स्टेज की परीक्षा होती है, पहले तो देखिए, सर ये बीपीएससी तो बताइए। 3 चरणों में है, जिसमें जी। पहला जो आपका है वो जनरल स्टडीज़ रहता है। जी। आपका 68वीं से पहले तो नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो अब तो नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया। इसका सेकंड स्टेज आपका क्या है, मेंस है। मेंस है। इसका फिर आपका थर्ड जो स्टेज होता है वो क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू। मेंस में भी कुछ बदलाव किया गया है, जैसे पहले आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना रहता था, जिसको अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। पहले होता था कि आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो रिटेन था ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब है कि ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है। साथ साथ आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव सेकेंड स्टेज में कर दिया है एसए पर। जैसे यूपीएससी में एसए है, इसी प्रकार से यहाँ भी एसए कर ऐसे दिया गया। लागू तो कर अगर दिया गया। बहुत अच्छे से पकड़ है एसए में, तभी आप बीपीएससी के सेकेंड राउंड में एक अच्छा परफॉर्म कर कर सकते हैं, सकते हैं। ये चीज़। अच्छा सर, जैसे सितंबर में परीक्षा होने वाली है, हम्म, तो अभी परीक्षा में 10 से 11 महीने हैं हम्म। फिलहाल। तो 10 से 11 महीने में एक जो जीरो से स्टार्ट छात्र है, जो किसी और फील्ड में है या कहीं और जॉब कर रहा है, प्राइवेट में जॉब कर रहा है, वो कैसे सर तैयारी कर सकता है। देखिए, पहले क्या था, अगर हम 68वीं बीपीएससी के पहले का देखें तो बच्चे लोग लूसेंट पढ़ लें या अदर बुक पढ़ लें। 68वीं बीपीएससी के बाद पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अब एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अब बच्चे इग्नोर नहीं कर सकते एनसीईआरटी को। तो अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो सबसे पहला काम है कि एनसीईआरटी उठाइए, उसको पढ़ जाइए। छठा से लेके 12वां तक, साइंस का सब्जेक्ट हो या आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, अच्छे से पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का नोट्स अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने पर क्या होता है, सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। एक टाइम आप पढ़ रहे हैं, दूसरे टाइम आप क्या कर ले रहे हैं, उसको रिवीजन। नोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसका एनसीईआरटी बेस्ड आप एमसीक्यू जो है उसको जैसे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 6 to 10th का हिस्ट्री पढ़ लिए, जी। तो उससे बेस्ड जो भी एमसीक्यू है, जो बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, उसको जरूर अटेम्प्ट करें। इससे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला एनसीईआरटी मस्ट है। हर बच्चे को बोलते हैं, डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, एकदम पढ़ते चले हर एक विषय को। तो हम सर से जानेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा जिसे पीटी परीक्षा भी कहा जाता है, उस परीक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और कैसे इसकी तैयारी की जानी चाहिए। सर आपको अभी पूरा इलेबोरेटेड मोड में बताएंगे कि कैसे एक आम छात्र जो है, जिसने कभी लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं की है, वो भी कैसे 11 महीनों में, 10 महीनों में एक बेहतर तैयारी करके इस परीक्षा में सफलता
हासिल कर सकता है सर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी जस्ट बतलाएं कि एनसीईआरटी तो पढ़ लेना है, लेकिन कुछ चीज़ है कि स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या है कि जैसे आप हिस्ट्री में ही देखिएगा, तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन है। एक आपका है एंशिएंट, दूसरा आपका अगर आते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करना है ये हम बतला देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि पहले एंशिएंट पढ़ लेते हैं, फिर मिडाइवल पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो किससे बनता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगर हम प्रायोरिटी सेट करें पीटी के लिए तो सबसे पहले फोकस कहाँ कर लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे कर लेना है। तब हमको फोकस कहाँ पर करना है, एंशिएंट हिस्ट्री पे करना है, और लास्ट में तब जाके मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री पे फोकस करना है। लेकिन बच्चे उल्टा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एंशिएंट पढ़ेंगे, उसका मिडाइवल पढ़ेंगे, तब मॉडर्न उनको पढ़ेंगे। लगता है कि हाँ कि शुरू भाई से जैसे पढ़ाई वो किए क्रम इसी में है, तरीके उसी से, हिसाब से इसीलिए। पढ़ना है। लेकिन स्मार्ट स्टडी क्या है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 2 बुक काफ़ी अच्छी आती है स्पेक्ट्रम, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री की। पहला आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, अगर एकदम फ्रेशर हैं तो स्पेक्ट्रम बुक से तैयारी कर सकते हैं। इसका एडवांस लेवल अगर चाहते हैं थोड़ा पढ़ना तो बिपिन चंद्रा जी की बुक आप ले सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी रिलायबल बुक है। देखिए स्पेक्ट्रम जो है, राजीव अहिर जी खुद जो प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान जो नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को यह क्या किए हैं, पब्लिश करवा दिए हैं। तो इसका जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। तो अगर कोई बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद कहाँ आ जाइए, बिपिन चंद्रा के बुक पे आ सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में 2 मेन सेक्शन है जिस पे फोकस करना है। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी आता है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकेंड हमारा होता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। अब देखिए ज़्यादा प्रश्न आपको आजकल कहाँ से बन रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, भारत से संबंधित कि भारत का जलवायु क्या है, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसा है, ये सारा कुछ इंडियन ज्योग्राफी से पूछ रहा है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आप तब तक नहीं समझिएगा जब तक आपका फिजिकल ज्योग्राफी पे कमांड नहीं। अब जैसे हम कह देंगे कि भारत में आर्कियन चट्टान यहाँ पाया जाता है, भारत में गोंडवाना चट्टान यहाँ पाया जाता है, तो आपको एक समझ होनी चाहिए कि आर्कियन चट्टान है क्या, गोंडवाना चट्टान है क्या। नोट्स में अगर आप पढ़िएगा तो लिखा रहेगा कि भारत में 98% कोयला जो है वह गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। अब आपके मन में आ जाएगा सर ये गोंडवाना चट्टान क्या है। तो बेसिक पढ़ने के लिए हम कहेंगे पहले कहाँ पढ़ लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी जरूर पढ़ लीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काफ़ी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब कहाँ चले आइए, इंडियन ज्योग्राफी पे चले आइए। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका बनेगा। दूसरा क्या करना है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैप बेस्ड जरूर पढ़िए, क्योंकि बच्चे ज्योग्राफी रटते हैं, अब रटने वाला प्रश्न नहीं आता है। अब एग्जामिनर को पता चल चुका है कि अगर बच्चे को फंसाना है तो हमको मैप बेस्ड प्रश्न देना ही होगा। उन बच्चे को सिलेक्ट करें जिनको मैप पर अच्छी क्या है, पकड़ है, अच्छी समझ है। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मैप आधारित जरूर पढ़ें, या आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन बना है वह मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो मैप की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा तब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो 7 महाद्वीप है इससे संबंधित पढ़ लेंगे। जैसे आपका कहाँ से जनजाति पाए जाते हैं, कहाँ पे मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है। तो बेसिकली ये लास्ट का सेक्शन है, हालांकि इसका वेटेज अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिया है। तो हम तो कहेंगे कि जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी किससे दिया जाता है, क्वेश्चन का, इंडियन ज्योग्राफी का। बट फिजिकल पढ़ने के बाद ही आपको कहाँ पर आना है, इंडियन ज्योग्राफी पे आना है। तीसरा अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की बात करें तो साइंस में आप सभी को पता होगा 3 सेक्शन है, एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, और तीसरा हमारा क्या है, बायो। अब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो वही एकेडमिक्स की तरह कि पहले फिजिक्स पढ़ लिए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद बायो पढ़ते हैं। आपका होना क्या चाहिए कि पहले क्या पढ़ लेना है, बायो पढ़ लेना है, क्योंकि साइंस में 25+ प्रश्न जो है आजकल बीपीएससी या अदर एग्जामिनेशन पूछ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे रहता है, बायो से रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, बायो पढ़ लेना। उसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए। इसमें कभी किसी एग्जाम में फिजिक्स का वेटेज बढ़ा देता है, किसी एग्जाम में केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा देता है, बट बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। अगले कभी वीडियो में हम बता भी देंगे कि बायो में कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर्स है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा
करेंट अफेयर्स के लिए देखिए दो तरीके के छात्र होते हैं। एक तो होते हैं कि लास्ट में वार्षिकांक लेते हैं और वार्षिकांक सीधे सोचते हैं कि हम क्या करें, याद कर लें। अब वार्षिकांक में क्या होगा कि एक साल का न्यूज एक साथ मिल जाएगा, तो अब क्या होगा, याद करके तो जाइएगा, लेकिन एग्जाम में कहाँ होगा कि जो नियुक्ति वाला याद करना है वो निधन वाला टिक लग जाएगा, निधन वाला याद किए हैं नियुक्ति वाला में टिक लग जाएगा। तो पूरा एकदम इंफॉर्मेशन एक साथ आप माइंड में डाल लेते हैं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आप मंथली मैगजीन लीजिए, इसके लिए हम सुझाव देंगे कि आप कोई मंथली मैगजीन लीजिए, क्योंकि पर्याप्त समय है आपके पास, और इसको नियमित रूप से पढ़िए। और करेंट अफेयर्स को अदर बुक की तरह क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलना है कि नियुक्ति कहाँ हुआ है, निधन किनका हो गया है, कौन सा कंपनी के कौन CEO बने हैं, वो सारा कुछ आपको देखना है। तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छा है, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ले सकते हैं, या अदर आपको जिसमें कंफर्ट लेवल है वो आप मैगजीन क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ले मैगजीन सकते होना हैं। चाहिए, एक मैगजीन होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, बिल्कुल स्टूडेंट है, तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर का हैबिट जरूर डाल लीजिए। एक न्यूज़पेपर जो है जरूर पढ़ना है, साथ साथ आप प्रतियोगिता दर्पण देखते चलिए। सर यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, जैसे न्यूज़पेपर है तो बहुत सारे बच्चों का एक संशय होता है कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि जिसको समझ में भी नहीं आता है वो द हिंदू उठा लेता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उसमें परेशानी हो जाती है। तो आपके अनुसार सर क्या न्यूज का एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है? देखिए एडिटोरियल जिस हिसाब से बीपीएससी में अब एसे कर दिया है, तो एडिटोरियल मस्ट है, क्योंकि बिना एडिटोरियल के आप एसे में कंटेंट कहाँ से लाएंगे, समझ या मेंस पेपर में भी आपको कंटेंट है तो फिर एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चूंकि हमारे बिहार में क्या है कि अधिकांश बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, तो द हिंदू ले तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो एक तो होता है कि समय की बर्बादी। तो अब देखिएगा टेक्नोलॉजी आने से एक फायदा क्या हुआ कि यूट्यूब पर देखिएगा ढेरों द हिंदू का एनालिसिस करवा रहे हैं। अब टीचर हैं वो हिंदू द हिंदू का पूरा निचोड़ बता दे रहे हैं कि इस एडिटोरियल में क्या कंटेंट है, आज क्या घटनाक्रम हुई है, तो आप उससे भी फायदा ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आप न्यूज से अपडेटेड हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये जो आपका सेक्शन है इसमें क्या कहा जा रहा है। तो आप न्यूज़ से बने रहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है एक पर एक, अब तो यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ से आप न्यूज़ देखते चलिए। उसके बाद द हिंदू पढ़िए तो बेस्ट है। अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर है और चाहते हैं इंग्लिश भी बनाना, बेसिक है, तब ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण लेके पढ़ लीजिए, या यूट्यूब में जो द हिंदू का एनालिसिस होता है वहां से आप। अच्छा सर, द हिंदू पढ़ना जरूरी है क्या, कोई और अखबार नहीं पढ़ा जा सकता? देखिए द हिंदू में है कि कंटेंट आपको ज्यादा मिलता है, अदर में अगर देखा जाए आप इंडियन एक्सप्रेस सब पढ़ सकते हैं, बट इस समय कंटेंट ज्यादा है। सर हिंदी का कोई भी अखबार नहीं है? देखिए इसमें तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हिंदी में है भी, लेकिन हिंदी में आपका लोकल न्यूज ज्यादा होता है। एक अच्छा। तो लोकल न्यूज तो आपका एग्जामिनेशन में काम आएगा नहीं। हिंदी में अगर पढ़ना है तो वो राष्ट्रीय हाँ, जो होता है, कहा जाता है ना कि हंस बनना है, कि मेरे काम का जो है उसको क्या कर लेना है, चुन लेना है, बात को क्या करना है। नेशनल एडिशन को पढ़ सकते हैं? हाँ, नेशनल एडिशन में, ये नेशनल न्यूज है उसको पढ़ लीजिए। एडिटोरियल सेक्शन जो होता है वो अच्छा होता है। तो बहुत सारे आप तैयारी कर सकते हैं, तो पीडीएफ नेशनल जो एडिशन है उसका डाउनलोड करके उससे बेहतर तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में अगर करना चाहते हैं, या बाकी द हिंदू तो है ही ऑल टाइम का जो चल रहा है। हिंदू में भी अगर हिंदी पेपर भी ले रहे हैं ना, तो सेक्शन बांट लीजिए कि हमको सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज ही देख लेना है, हमको अपने काम का चीज को छांट लेना है, बाद बाकी को क्या करना है छोड़ देना, नजर ही नहीं देना। अब बच्चे क्या करते हैं कि रीजनल न्यूज में ज्यादा घुस जाते हैं, कहाँ डकैती हुआ, पॉलिटिकल में भी घुस जाते हैं, ज्यादा घुस जाते हैं, उस पे नहीं होना, टाइम वेस्ट भी हो जाता है, उसकी जरूरत उपयोगिता भी नहीं है। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए इसको। करेंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद बात करें हम तो बिहार के लिए आप ले सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद जी की बुक काफ़ी अच्छी आती है, इसको अगर अभी से ही पढ़ना शुरू कर जाइए तो बहुत बेहतर है। बच्चे लास्ट टाइम में बिहार स्पेशल पर ध्यान देते हैं, हालांकि आजकल 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इम्तियाज अहमद जी की बुक है, अभी से ही ले लीजिए। एक एक चैप्टर भी पढ़ते चलिएगा तो 1 साल का टाइम है, पर्याप्त समय है, अच्छे से इसका हो जाएगा। अगर पॉलिटी की हम बात करते हैं तो बेस्ट बुक लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत बाइबल माना जाता है पॉलिटी के लिए, आप ये बुक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कि कुछ है सब्जेक्ट, इस पर आप फोकस करें तो अच्छे से पीटी निकल सकता है। बट हम एक बात जरूर कहेंगे कि एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, जो भी टिप्स बतलाए हैं वो एनसीईआरटी के बाद ही, पहले एनसीईआरटी पढ़ ले, उसका नोट्स बना ले। पॉलिटी है, पॉलिटी में भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एकदम बेसिक 9th 10th जो है ना, समझ विकसित करने के लिए। देखिए क्या है, आप जैसे है डेमोक्रेसी पढ़ जाता है, आप डेमोक्रेसी समझने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी में क्या है कि बच्चे को समझाने के लिए बुक बनाई गई, उस हिसाब से आप
पढ़िएगा तो समझ क्या होगी, विकसित होगी। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए केवल एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री से कर लिए हैं और हम तो सोलर सिस्टम भूल गए, अब हमको नहीं हाँ, पता है कि बुध ग्रह बेसिक कहाँ चीज पर है, बेसिक शुक्र चीज कहाँ की है। समझ तो एक बार विकसित करने के एनसीईआरटी लिए। से आपको एक बेसिक जो है ना फिर से याद हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। वैसे भी स्कूल के दिनों में तो हम लोग कॉमिक्स पढ़ के ही निकाल दे रहे थे, ठीक है। तो अब है हाँ, कि उस चीज को पढ़ने का क्योंकि मौका मिल क्योंकि जो जाएगा। बीपीएससी है वो काफी हाई लेवल का बिल्कुल। परीक्षा है, जो नोट्स वगैरह भी यूज होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कम शिक्षक मिलेंगे जो आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहे, या बिल्कुल। छोटे छोटे वर्ड का वर्ड्स मीनिंग इवन आप हम बताएंगे। बतलाते हैं एनसीईआरटी का। बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन पूछा था जी कि अमेजन वन में जो ढालदार छत वाले घर होते हैं उसको क्या कहते हैं। अब देखिए वो एनसीईआरटी के लाइन से उठाया होता है, मेलुका कहा जाता है, एनसीईआरटी एकदम बीच से लाइन से उठाया। तो जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़िएगा नहीं, पढ़ेंगे तब तक नहीं कुछ काम नहीं चलेगा। तो होगा, और एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना। बच्चों को लगेगा कि ये काफी शिक्षक के परीक्षा से बहुत हाई लेवल का हाँ प्रश्न हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए एनसीईआरटी तो हमेशा मस्ट है, मस्ट है, एकदम पढ़े। बीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो तो आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए चाहिए सर। देखिएगा हम लोग अरोमा क्लासेस में भी क्या है, जी, एनसीईआरटी का सेपरेट बैच ही ले बैच आए ही लेकर आते हैं। ताकि एनसीईआरटी 6 to 12 हम क्या करें, पूरा फाउंडेशन ही अच्छा क्या सर, अगर करें, क्लियर आपके कर यहाँ पे लेंगे। हम एनसीईआरटी का कोर्स कोई छात्र करना हम्म, चाहता है, हम्म। चाहे बिहार के किसी जिले से हो या फिर लोकल में, अगर आप जैसे कि आपका कोचिंग समस्तीपुर में लोकेटेड है, तो सर उसके लिए क्या सुविधा है एनसीईआरटी के लिए, और देखिए कितना समय लगता है, टाइम ड्यूरेशन? देखिए एनसीईआरटी जो हम लोग बैच है, स्पेशल एनसीईआरटी का स्पेशलाइज्ड बैच है, मात्र 2500 में करवाते हैं। जी इसमें आपको 6 to 12 का सारा सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, सारा सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। वो जी, भी ऑफलाइन का फी है ऑफलाइन का फी है कि आप 2500 रुपये। 2500 दीजिए और अपना 6 to 12 का एकदम फाउंडेशन विथ नोट्स क्लियर करके आप चले जा इसका सर सकते हैं। समय कितना लगता है? समय देखिए हम लोग 4 से 5 महीना ले ही लेते हैं, कितने क्योंकि घंटे सर प्रतिदिन? 2 घंटा आपको दो देना घंटा पड़ेगा। 4 से 5 महीना बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो बेसिक, जाएगा। देखिए बेसिक के साथ साथ नोट्स भी, इवन हम नोट्स लोग भी एमसीक्यू भी उसका बेस्ट का क्या करते प्रैक्टिस हैं, करवाते प्रैक्टिस हैं। करवा देते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर कोई टीचर कह दे कि हम 1 महीना में करवा दे रहे जी, हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो पैसा लिए आपको करवा के करवा दिए, निकाल दिए, आपकी समझ में आया समझ में चाहे आएगी नहीं है। नहीं, ठीक है। कहीं ये ना चीज, कहीं जो लर्निंग स्पीड है हाँ वो कम होनी चाहिए, ताकि ज्यादा दिमाग में पर्याप्त लोग समय रिटेन है हो ना। पाए। अगर आप 71वीं दे रहे हैं तो अगले साल जी 30 सितंबर जी को है, जी, तो पर्याप्त समय है, तो समय क्यों है ना उस उसका समय का हम सदुपयोग कर सदुपयोग लें। किया जाए। ये चीज हो जाता है। ठीक है सर, अब हम पॉलिटी के बाद आगे पढ़ेंगे सर, ज्योग्राफी अब तो हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स सब की इकोनॉमिक्स बात बच करें गया। तो इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन होता है। एक जी स्टैटिक पोर्शन है कि आपको बेसिक जानना पड़ेगा, टर्म की जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, आरबीआई क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो बेसिक के लिए कोई भी बेस बुक ले सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसका इसमें डायनेमिक पोर्शन पूछता है। डायनेमिक पोर्शन में जैसे इकोनॉमिक जी सर्वे हो गया, जी आर्थिक सर्वेक्षण से हो गया, बिहार बजट से जी। प्रश्न रहता है। अब सर जो आखिरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में जानेंगे सर। यहाँ पे हम एक दो चीज जानना चाहेंगे कि जनरल एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो क्या इस परीक्षा में भी मैथ्स और रीजनिंग मैथ्स का रोल है? है, आपको 10 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स और रीजनिंग रहता ही पीटी है। में? हाँ पीटी में रहता है। अच्छा, मतलब जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना मैथ्स और पड़ेगा? रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसी में डूब जाना है, ठीक है। पहले तो क्योंकि रेस्ट बहुत पोर्शन है। भास्ट है मैथ और नहीं रीजनिंग, देखिए दोनों क्या अलग होता अलग है ना अपने कि स्तर मैथ्स से और है। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया है। जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ इजी रहा है। तो जो क्वेश्चन, बच्चे बेसिक्स क्वेश्चन। बीपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं जनरली अदर एसएससी की भी तैयारी करते ही रहते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो उतना बेसिक मैथ्स उन लोगों का क्या रहता है, स्ट्रांग रहता ही है। तो बीपीएससी के लिए अलग से मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है या जरूरत नहीं। रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आप जनरली आप अदर मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं आरआरबी के लिए या जी, अदर के लिए, वहां से भी कर तो सकते सर अब थोड़ा सा जो 3 सब्जेक्ट बच रहा है, मैथ, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स से शुरू कीजिए हैं। और दोनों को कवर कर लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन आपका रहेगा, 2 जी सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। एक तो स्टैटिक पोर्शन जी है। स्टैटिक मतलब बेसिक टर्म आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स में आप समझिएगा ही नहीं। जैसे बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जीडीपी क्या जीडीपी है, क्या है, एनएनपी क्या क्या है, है? आरबीआई का क्या फंक्शन है, किसी को नहीं पता है। नाबार्ड है तो नाबार्ड का कहाँ तक इसका सीमा क्षेत्र है, ये कुछ नहीं पता होता बच्चे को। पहले तो पहले बेसिक्स। तो एकदम स्टैटिक पोर्शन कर लेना है, बेसिक से पढ़ लेना है, जीडीपी समझ लेना है, एनएनपी समझ लेना है, पैक्स क्या होता है, अभी बहुत जगहों पर पैक्स का चुनाव इलेक्शन चल रहा है, चल तो रहा है। पैक्स है तो पैक्स का क्या फंक्शन है, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, सब कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो पढ़ ही लीजिए। इसके साथ ही आपको देखिएगा तो रमेश सिंह जी का बुक आता है, आप बेसिक के लिए ले सकते हैं, यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पोर्शन होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब हर साल आपका बदलता है। इसमें क्या 2 चीज बदलेगा, पहला आर्थिक सर्वेक्षण जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको हर साल का पढ़ना पड़ेगा। जी और दूसरा आपका बजट,
अब बजट सब भी है तो दोनों देखना है, नेशनल भी देखना है और स्टेट का भी देखना है, बिहार का भी देखना है। इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है तो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है और बिहार का देखना है। तो ये आपका डायनेमिक पोर्शन आजकल ज़्यादा फंसाता है। अब दे देगा कि लास्ट ईयर में बजट में इतना, इस फंड के लिए इतना दिया गया था, इस वर्ष कितना दिया गया, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, पिछले बार की तुलना में इस बार कितना रहा है। तो दोनों पोर्शन पे सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लीजिएगा और डायनेमिक पोर्शन के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो हर साल का आता है उस पर आपको क्या कर लेना है, देख लेना है। मैथ्स रीजनिंग के लिए हम बताएं भी कि बेसिक पहले तो आपको देखिएगा कैलकुलस से भी सवाल रहते थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अब हटा दिया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, वही परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम आपको रहता है। तो बेसिकली जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल अब मैथ्स जानते ही रहते हैं, तो इसके लिए अलग से मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अलग से अब ट्यूशन लेके पढ़ रहे हैं, आप बेसिक खुद भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया, ये हिस्ट्री से शुरुआत किया, हिस्ट्री हम लोग, उसके बाद साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 5 सब्जेक्ट हो गए सर। हिस्ट्री में अगर साइंस में 2 ले ले तो 3 हो गया इसका। तो सर इन सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी पूछा जा रहा है? कुछ जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट इधर जोड़ा है, इससे आप पूछ देता है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो +2 के बायो में इकोलॉजी बेसिक नॉलेज आ जाता है, बेसिक नॉलेज आ जाता है। और कुछ कुछ जो घटना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो करंट अफेयर से भी कुछ कवर तो हो जाता है। बीपीएससी भी एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट। हाँ, वही अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देते जी। तो वहाँ पीटी में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन ज्यादा दे जी। रहा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, आर्ट एंड कल्चर से भी पीटी में क्वेश्चन डाल दे रहा है। बट बीपीएससी में ऐसा नहीं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं जो दे रहा है। तो वो सब एनसीईआरटी पढ़िएगा, उससे ही आपका कवर तो सर जो आपने बताया अभी, जैसे कि रमेश सिंह हो गया और ये बुक्स इकोनॉमिक सर्वे, तो ये लोग सर मेंस का भी ये कवर हो जाएगा? देखिए हाँ, रमेश सिंह की बुक लेते हैं, रमेश सिंह जी की या लक्ष्मीकांत जी की बुक लेते हैं तो ये आपको मेंस के लिए भी हो गया। इम्तियाज अहमद की आप बुक ले रहे हैं तो आप मेंस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कवर कर हो सकते जाएगा। यानी कि इतना ही सिलेबस में उनका मेंस भी कवर मेंस, हाँ मेंस के लिए थोड़ा ये तो पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको अपडेट रहना है। जैसे एडिटोरियल हो गया, मेंस में भी अगर बात करें तो 2 देखिएगा। जीएस पेपर 1 अगर बात करें जी, तो जीएस पेपर 1 में एक तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, आधुनिक इतिहास से। इसलिए भी हम पहले बोले कि ज्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो पीटी क्लियर होगा है, साथ साथ मेंस के लिए भी आप एक पेपर क्या करते चल रहे हैं, तैयार करते चल रहे हैं। दूसरा आपका होता है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जैसे पाल कला से सवाल पूछ दे रहा है, ठीक है, बौद्ध स्थापत्य कला से सवाल पूछ दे रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो आपको स्टैट पोर्शन रहता है, स्टैटिक्स, डीआई सब आप देखते होंगे, तो ये आपका रह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर्स, इससे सवाल रहता है। तो ये सब बेसिकली आपको क्या है, आपको मेंस में रहेगा। इसका जीएस पेपर 2 की बात करिए, थोड़ा सा डायनेमिक होता है, इसमें बच्चे थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं। रीजन क्या होता है कि इसके लिए एकदम करेंट इवेंट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी से प्रश्न रहेंगे। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी मिला हुआ वैसा चैप्टर से पूछता है जो इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी में भी, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब दोनों में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना और ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें तो साइंस एंड टेक से सवाल रहते हैं। एक साल में जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ भी विकास हुआ है उससे आपको क्या रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। और साथ में पॉलिटिकल साइंस तो रहता ही है, पॉलिटी के साथ आपको क्या डाल देता है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये डायनेमिक पोर्शन आ गया। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही तो आपको नजर रखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है इजराइल में, हाँ क्या कारण है, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर इजराइल में अभी कुछ हो रहा है तो उस पर आपको नजर रखना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं, किसी संगठन के बैठक में भाग लेने गए तो उसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। तो पॉलिटी तो आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन को अपडेट करना पड़ेगा। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत देख लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना, इसलिए भी पढ़। तो सर ये 2 पेपर हो गया, इसके अलावा एसए आपका रहता है, जो बताया बीपीएससी मेंस में। एक चीज बदलाव जो किया है वो सबसे बड़ा बदलाव क्या है, एसए जी। एसए में भी देखिएगा, एक तो आपका क्या होता है कि जो हमारे जो मतलब बिहार में कुछ बोला जाता है जिसको फकरा हम अपने भाषा में बोलते हैं, उस पे क्वेश्चन दे रहा है। जैसे देखिएगा 68वीं में संभवतः था क्वेश्चन कि पानी में मछली और नौनो कुटिया बखड़ा, इस पे क्या है 800 शब्दों में लिखना था ऐसे, जो सामाजिक परिवेश में हमारे यूज हो रहा है।
तो आप उसके लिए भी आपको क्या रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। देखिए कितना तो बड़ा जो ये गहराई का सवाल है, बिल्कुल कि 800 शब्द में लिखना समझ है जो है काफी गहराई तक होनी चाहिए, जनरली। सामाजिक हाँ, स्तर का तो समझ भी ऐसे होना में दो चाहिए। सेक्शन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एक आपका जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उस पर आपको क्या कर लेना है, पकड़ करना है। पकड़ बना लेना है। हिंदी आपको बेसिकली पूछता है तो उसके लिए लूसेंट हिंदी ले लीजिए, या हिंदी का जो भी ग्रामर का बुक है बुक है। उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा सर, ऑप्शनल की बात करें। ऑप्शनल की बात करें तो देखिए, ऑप्शनल में पहले क्या होता था, लिखित होता था। लिखित जी, होने का मतलब क्या है कि आपको लिखना पड़ता था, सब्जेक्टिव उसका क्वेश्चन अंक होता अंक था, जुड़ता अंक था। भी जुड़ता था। अब क्या किया गया है कि ऑप्शनल को एमसीक्यू कर दिया है, और सबसे दूसरा बड़ा क्या है बदलाव कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब करना है। पास करना तो ही जरूरी है, अब इसका अंक पहले, भी नहीं जुड़ रहा है। बिल्कुल हाँ, अब पहले बच्चे क्या करते थे कि ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा तनाव लेते थे। जी, अब क्या कर लेना, ऑप्शनल में बुद्धिमानी कर लेना है कि जिसका सिलेबस थोड़ा कम है उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ ऑप्शनल बना लेंगे। लेंगे। अब जैसे हिस्ट्री बहुत सारे बच्चे रखते हैं, तो अच्छी बात है, हिस्ट्री पे अच्छा कमांड है तो जरूर ऑप्शनल के लिए रख लीजिए। लेकिन हिस्ट्री पे कमांड नहीं है, आप अभी भी हिस्ट्री के फैक्ट्स को याद कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ज्योग्राफी ले लीजिए। इसमें एक बार कंसेप्ट डेवलप कर गया तो ज्यादा याद करने क्योंकि की यहाँ पे जरूरत नहीं। ज्यादा फैक्ट्स आएंगे। हाँ, तो ऑप्शनल उसी सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और दूसरा सिलेबस छोटा है, सिलेबस छोटा ताकि आप क्या कर सके, सिर्फ क्वालिफाई कर सके। जी, और इसका जो एनर्जी बच रहा है वो आप अदर सब्जेक्ट में लगा दीजिए ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल में ज्यादा लगा दे रहे हैं, ये होता है। अच्छा सर, ये तो हो गया कि एग्जाम का पूरा पैटर्न। इसके बाद सर जो है इंटरव्यू, ये एग्जाम का पैटर्न खत्म हो गया। ये सब तो बेसिक जानकारी की तैयारी। सर एक आम लड़का है, कोई भी शुरू करना चाहता है तो उसको कितना घंटा देना चाहिए एक आइडियल, और कैसे कैसे वो शुरू करके तैयारी कर सके, इस पर थोड़ा सा सर संक्षिप्त में ही आप थोड़ा सा देखिए बताइए। क्या होता है, कोई भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं जी, तो सबसे बड़ी बात है एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जो हम जी, लोग हिंदी में कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब क्या होता है, छोटा, शासन यानी कि जब हम छोटी छोटी बातों पर शासन करने पढ़ने लगे लगे। तो उसको अनुशासन कहते हैं। हम बहुत दिनों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं। एक बच्चे में कमी क्या देखे हैं कि अगर हम आज मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो बच्चे आज 2 बजे रात तक पढ़ लेंगे, जी, और कल होके पता चलेगा पढ़ ही नहीं रहे, आज उस पार्टी में गए, उस उस पार्टी में गए। तो पार्टी में, सबसे जी, ज्यादा जरूरी है वो है कंटिन्यूटी। जी, ये मेरा मानना है। कंटिन्यूटी, अगर आप 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम आज 4 घंटा पढ़ ले रहे हैं, कल 12 घंटा पढ़ ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली आप 6 घंटे आप समय दे रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफी है, मोर देन इनफ है। जिसमें आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी का नोट्स जरूर बनाइए, और 6 घंटा के इस कंटिन्यूटी को क्या रखिए, मेंटेन रखिए। और अगर सफल होना है तो जीवन में ना कहना क्या कीजिए, जरूर सीखिए। सीख जाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि मान लीजिए अगर आपके 10 दोस्त हैं, आपसे 5-5 मिनट भी बात किए फोन पे, तो उनका एक दोस्त का 5 मिनट गया, लेकिन आपका कितना मिनट चला गया, 50 मिनट 50 चला मिनट गया। चला तो गया। वो एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज कर देना है, सही दिशा में क्या करना है, लगा देना है। अच्छा सर, अगर जैसे आपने सर बहुत सारे सब्जेक्ट पे बताया, जो सब्जेक्ट हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, तो यहाँ से सर आपने बताया। अब सर एक आम स्टूडेंट है, बहुत सारे छात्रों का आदत भी छूट गया है बुक वगैरह पढ़ने का, क्योंकि हो सकता है कि वो जॉब कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, और वो तैयारी में आना चाहते हैं, और उनका सपना है। 2-4 साल बाद लोगों को अचानक से उन्हें याद आता है कि जीवन का समय निकलता जा रहा है, तो सर गाइडेंस एक ज़रूरत होता है। तो कैसे वो लोग गाइडेंस लेकर के आपसे, और अगर वो समस्तीपुर जिले के हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, या जिले में ही दूर रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही सर जो गरीब परिवेश के छात्र हैं उनके लिए पैसा एक काफ़ी बड़ा समस्या होता है, तो उसके बारे में भी बताइए कि आप गरीब छात्रों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए आपका जो एरोमा क्लासेज है, इसमें क्या क्या सर सुविधाएं हैं। देखिए हम लोग दोनों मोड में काम कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन जी, में भी है। फी की बात करें तो अरोमा क्लासेस का लक्ष्य ही था कि न्यूनतम शुल्क में हम बच्चों को क्या करें, क्वालिटी एजुकेशन दें। क्योंकि समस्तीपुर जैसे छोटे शहरों में वही बच्चे रुक जाते हैं जो किसी कारणवश शहर में, पटना नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। जी, इतने दिनों में ये अनुभव जरूर रहा है कि बहुत सारे बच्चे आर्थिक कारणों से भी बाहर नहीं जा पाते हैं, या बच्चियां ऐसी हैं जिनको माता पिता नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो
तो वो सब बच्चे रुकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनके भी सपना को क्या किया जाए, साकार किया जाए। इसके लिए फी जो है ये कभी बाधा नहीं बना है। अब देखिएगा, जैसे हम ऑनलाइन की बात करें तो टीचर का TRE 4 के लिए बैच लॉन्च किए हैं, मात्र 999 में ऑनलाइन में बैच ये लॉन्च किए हैं। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में 4000 में हम पूरा BPSC TRE 4 के लिए बैच स्टार्ट किया। तो सर कितने महीनों तक चला ये बैच? देखिए, अभी जो TRE 4 का तो अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, हालांकि TRE 1 TRE 2 में तो मौका उतना मिला नहीं, लेकिन ईश्वरीय कृपा से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया उसी कम समय में। तो चूंकि जितना समय रहता है उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिलेबस करवाना पड़ता है, जिस हिसाब से आयोग का आदेश होता है करते हैं। TRE 4 में भी उम्मीद जता रहे हैं कि 2-3 महीने का समय मिलना चाहिए, अनुमानित है कि फरवरी में एग्जाम हो। तो अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि इस 2 महीने में 2.5 महीने में अच्छे से सिलेबस करवाएं। और सिलेबस से ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस करवाने के साथ साथ प्रैक्टिस करवाना। अब सिलेबस करवा दे और बच्चे को बोले कब आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। हमको तो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी सिलेबस हो सके उसका उसको क्या करे, प्रैक्टिस करवा सके ताकि बच्चे अपीयर हो सके। तो सर आपका जो, जैसे मानिए कि एक कॉमन स्टूडेंट है, जैसे इतने सारे सब्जेक्ट की समझ नहीं है, वो अपने यहाँ पे है, देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पास कर जाते हैं, जैसे जैसे 10, 12। तो ये सब चीजें हैं, अब बुक पढ़ना है लेकिन बुक पढ़ने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, समझ नहीं है। तो वो लोग सर कैसे तैयारी कर सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट की है आपसे जुड़ कर? देखिए, इसी उद्देश्य, और कितना बैच का समय लगेगा? देखिए, इसी उद्देश्य से ना हम लोग NCERT बैच, फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया, और लकीली 3 अभी NCERT बैच हम लोग के यहाँ चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ रह के रियलाइज किए कि बच्चों का बेस ही गायब है। वो अब भूल चुके हैं कि भाई ज्योग्राफी कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है, कुछ याद नहीं। तो NCERT में एकदम जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, पहले NCERT पढ़ाते हैं, 3 से 4 महीने का हम समय लेते ही हैं, इसमें अच्छे से सिलेबस करवा देते हैं, उससे बेस्ट MCQ जरूर प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि अपने ऑब्जर्वेशन में देख सके कि जो हम पढ़ाए हैं वो बच्चे तक पहुंच पाया है नहीं पहुंच पाया, वो उससे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो मात्र 2500 में पूरा NCERT फाउंडेशन बैच दे रहे हैं, जिसमें आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो या हिंदी मीडियम के छात्र हो, कोई भी हो, आप आराम से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ आप MCQ भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हम लोग ई-बुक भी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए अलग से, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ अपने तरफ से। यानी कि उसका सर एक बार डिटेल बताएंगे क्या कुछ है उसमें? देखिए, NCERT बैच की अगर हम बात करें तो NCERT बैच हम लोग के यहाँ इसमें 2-3 विशेषता कि पहला 6 to 12 का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते हैं, कवर करते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, दोनों कवर करवाएंगे। इसके अलावा इसका हम लोग डिटेल्ड नोट्स देते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं इससे साथ साथ हम लोग डिटेल नोट्स देते हैं। अब ऐसा नहीं कि NCERT में सोलर सिस्टम के बारे में 4 लाइन लिखा तो केवल 4 लाइन लिखा के छोड़ देंगे। सोलर सिस्टम से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या उसका पूरा जो डिटेल्ड नोट्स वो सारा कुछ यहाँ पे आपको क्या होगा, परीक्षा में मिल जाएगा। दूसरा क्या है, टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं। टॉपिक वाइज MCQ कहने का सेंस कि हमको लगा कि इंडियन ज्योग्राफी का 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो 3 चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, ताकि बच्चे सोलर सिस्टम हो गया, तो सोलर सिस्टम से बिल्कुल उससे ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश मीडियम के छात्रों या हिंदी मीडियम के छात्रों दोनों इससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि समस्तीपुर में जनरली इंग्लिश मीडियम में बहुत कम ही शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, और लेकिन इधर क्या है कि हाँ, छात्र भी कम है, जो है भी वो इंग्लिश मीडियम के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ भाग जाते हैं। तो यहाँ बाइलिंगुअल कोर्स है सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल मेंटरशिप है, कि अब ऐसा नहीं कि 2000 की भीड़ है, बच्चे पढ़े जा रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। 1-to-1 हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ दिक्कत है, क्या है, और फिर उस पर क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। अच्छा सर, इसका फी वगैरह कितना है और टोटल फी समय में पूरा होगा बैच? NCERT का टोटल फी ओनली 2500 है, मात्र 2500 में। अगर आप छठ में अगर आप जीन्स भी खरीदे होंगे तो 2500 से ज्यादा का होगा जी। अभी 4 से 5 महीने, 4 मैक्सिमम 4 मंथ में हम लोग क्या करेंगे। आपको 500 रुपए प्रति महीना में, अभी मुझे सर नहीं लगता है कि कोई चौथे क्लास का भी ट्यूशन इतना सस्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी आप कोचिंग पढ़ने जाएंगे, हमारे समय में जब हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में थे तो उस समय भी 500 रुपये फीस नहीं था किसी एक सब्जेक्ट का। और सर जो है NCERT का जो 3 सब्जेक्ट आपका साइंस का हो गया और 4 सब्जेक्ट हो गया सर GS का, तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पूरे 4 से 5 महीने पढ़ाएंगे, जिसमें आपको नोट्स वगैरह हर चीज दे रहे हैं, और मात्र 2500 रुपये, 500 रुपये महीने के हिसाब से पड़ेगा, काफी मिनिमल कॉस्ट है। उसके बाद सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन का कोर्स है फी है? देखिए, ऑफलाइन का 2500 ऑफलाइन का। अगर आप ऑनलाइन में जोड़ना चाहते हैं
तो मात्र 499। देख लीजिए, अब बताइए इससे कम में कौन इससे सस्ता हमको तो लग रहा है कि 499 में 4 महीने पढ़ा रहे हैं आप, कुछ भी नहीं, एक तो रिचार्ज भी सर बिल्कुल इतने का बिल्कुल। नहीं है। 1 साल की वैलिडिटी है, जी, इन द सेंस कि अगर आप भूल गए 6 भूल गए महीने हैं बाद 6 फिर से आप क्या महीने या करते, किसी चलिए देखते कारणवश चलिए। घटना हो गया या कहीं हाँ। व्यस्त हो गए हैं, तो आप फिर से 1 साल तक कर सकते हैं कंटिन्यू। देख लीजिए, तो आज के समय में 100 रुपये महीने तो रिचार्ज भी नहीं है मोबाइल का सर। बिल्कुल। मोबाइल का रिचार्ज भी 300 350 हो गया, और ये 500 रुपये में सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, ऑनलाइन मोड को या ऑफलाइन मोड देखिए को? हम दोनों में उतना ही दिल से पढ़ाते हैं। एज ए शिक्षक मेरे लिए दोनों स्टूडेंट अच्छी मतलब बराबर ही हैं, चाहे वो ऑनलाइन जी, में हो या ऑफलाइन। अब बच्चों की सुविधा के हिसाब से, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अभी मालपुर वैशाली से आते हैं, यानी कि जी, 2 घंटे वो बस से बस ट्रैवल से करके ट्रैवल यहाँ पे करके आ रहे आते हैं, हैं, तो उनको हम अपने तरफ से बोल देते हैं कि अगर आपको आने जाने में परेशानी है तो आप हमारे ऑनलाइन ऑनलाइन ले बैच से जुड़ लीजिए, जाइए। अगर वो कहते नहीं सर हम यहीं आके पढ़ेंगे आपके पढ़ेंगे। सामने, तो ठीक है आप ऑफलाइन ले लीजिए। ये बच्चों की सुविधा पे, पढ़ाई दोनों जगह क्या है, सेम। अच्छा सर, समस्तीपुर से है, बिहार से हैं तो ऑनलाइन ले लेंगे, समस्तीपुर से हैं तो भी अगर ऑनलाइन ले लिए जैसे आप बोल रहे हैं, तो हम दूर हसनपुर या बिथान के क्षेत्र से हैं और हम सप्ताह में 1 दिन आना चाहते हैं वो और बिल्कुल उसका ऑनलाइन ले लिए हैं, तो सर क्या सुविधा मिल जाएगा 499 के देखिए बाद? क्या है कि जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन में जुड़े, अगर वो चाहते हैं कि हम संडे को आएँ, सैटरडे को आएँ, जी, तो उनके लिए एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लिया जी, जाता है। क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हमसे इंटरैक्ट नहीं कर नहीं कर पाएँ। पाते हैं। तो आप संडे को आके पूछ सकते हैं, सैटरडे को, जी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों तो हमारे ही जी, स्टूडेंट हैं जी, ना। रिजल्ट देंगे तो हमको ही खुशी मिलेगी। बिल्कुल। तो हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम ज़रूर करते हैं, हेल्प करते हैं अच्छा सर। सर, ये तो सर एनसीईआरटी बैच हो गया। अब सर, जो बीपीएससी का मेन बैच होता है, जैसे ये पढ़ना जरूरी है, 2 घंटे इसका क्लास कर लिए, तो मेन जो तैयारी है वो सर कब शुरू करना चाहिए और उसकी क्या डिटेल है सर, आपके यहाँ पे क्या बैच है उसके देखिए लिए? 71वीं बीपीएससी के लिए हम लोग 70वीं के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, बैच स्टार्ट जरूर दिसंबर कर में देंगे। हाँ, कर क्योंकि देंगे क्या सर। है कि हम लोग एनसीईआरटी बैच अब लगभग 2 बैच ऐसा है जो फिनिश होने वाला है जी, एनसीईआरटी। तो उन्हीं में से आप बच्चों को क्या करेंगे, 71वीं बीपीएससी के लिए कर देंगे, कर क्योंकि देंगे। होगा क्या, एनसीईआरटी ऑलरेडी उनका क्या है, जी, पढ़ा हुआ है। तो 2 बैच रखते हैं 71वीं के लिए। एक तो रखते हैं कि एनसीईआरटी प्लस बीपीएससी के लिए, जी, दूसरा है कि ऑलरेडी मेरे यहाँ एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ पढ़ चुके रहे हैं, हैं, वो वो अब 71 बीपीएससी में में देना चाहें तो वो आ गए, आराम से क्या तो कर उसकी सकते हैं, सर दे क्या फी सकते हैं। वगैरह और टाइम पीरियड कितना होता है उसका? देखिए जो आप ये कर रहे हैं 71वीं के लिए तैयारी करेंगे, तो ऑफलाइन का जो फी है जी, ये मात्र 7,000 है, 7,000 है। जी, इसमें आपका एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा है ये सारा जो कुछ पूरी पढ़ाया बीपीएससी की जाएगा। बीपीएससी तैयारी की है प्री तैयारी है, मेंस का, ये ये ऑफलाइन, कवर है, ये ऑफलाइन ऑफलाइन में का पूरी फी है। तैयारी करवाई जाती है। अगर ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन में मात्र 2500 में, 2500 में सेम ये चीज हो पूरा जाएगा। 71वीं बीपीएससी के लिए बैच अच्छा ऑलरेडी सर, स्टार्ट है। इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने महीने देखिए तक बैच चलेगा? इसमें हम 6 से 7 महीना ले लेंगे। जी, रीजन क्या है कि इसमें स्पेशलाइज बुक भी पढ़ाना है, जैसे हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा की एम बुक है, लक्ष्मीकांत एम है, लक्ष्मीकांत है, साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट है, ये सब भी फिर हमको डिस्कस पढ़ाते करना हैं। है। तो 6 से 7 महीना ले लेंगे, लेकिन ये है कि 6 से 7 महीना आपका ये सार्थक जाएगा कि अगर आप जी, क्लास कर लेते हैं तो उसको आपके बाद एक्स्ट्रा कुछ करने की करने जरूरत की जरूरत नहीं है। नहीं। बात बस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलना है, आपका हो जाएगा वैसा। क्योंकि देखिए आप पैसा देने के बाद भी आप ही टेंशन लीजिए तो फिर शिक्षक का शिक्षा क्या का काम। क्या काम है? आप अब 7,000 दे रहे हैं और आपको टेंशन है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक कैसे खत्म होगी, बिपिन चंद्रा याद नहीं हो रहा, तो फिर 7,000 आपका व्यर्थ तो गया। देख लीजिए, 7,000 रुपये में अगर आप पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो 1 महीने का रहने का खर्च भी नहीं हो पाता है, रूम भी आपको 7,000 रुपये में वहाँ पे नहीं मिलता है, कई बार देखा गया है। तो अब आप अपने समस्तीपुर में रह करके ही बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा सर के सैकड़ों छात्र, सिर्फ बीपीएससी में सैकड़ों छात्र अभी तक सफल हो चुके हैं, और विभिन्न परीक्षाओं में तो बच्चों की कतार है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। और मात्र 7,000 रुपये में मान लीजिए कि 1,000 रुपये महीना हो गया। अच्छा सर, जैसे अभी हम जुड़ जाते हैं 6 महीने में, जैसे आप दिसंबर में बैच शुरू कर रहे हैं और 6 महीना मान लीजिए कि जुलाई तक है, तो उसके बाद सर हम लोग चले जाएंगे नहीं कोचिंग से? नहीं, ये पहले मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं जी, कि 6 से 7 महीना में मेरा सिलेबस सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट होता है। हो आपके जाएगा। साथ रिश्ता मेरा कंप्लीट नहीं जी, होता। आपका आपका और हमारा रिश्ता तब तक है जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते देख हैं, लीजिए, ठीक है। तो तो ये चीज समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में तैयारी करना चाह रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है अकेले रहने के कारण, परिवार की देखभाल करने के कारण उन्हें अपने शहर में ही रहना पड़ता है, तो ऐसे में आप अपने समस्तीपुर के एरोमा क्लासेज में आकर के बीपीएससी की तैयारी, सर एक बार आप अपना डिटेल बता देंगे, कहाँ से लोकेशन है, देखिए क्या मोबाइल नंबर है?
और कैसे छात्र सर जुड़ सकते हैं? देखिए, अरोमा क्लासेस अगर आना चाहते हैं तो ये समस्तीपुर मेन टाउन में, समस्तीपुर जी। मेन टाउन में यहाँ पर फेमस सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, जिसको हम जी। लोग सीपीएस स्कूल के नाम जी। से जानते हैं, बहुत पुराना है। तो सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रीमाइसेस में आ जाना है, कैंपस में ही है? हाँ कैंपस में आ जाना है, जो जी। कहाँ पर है, आजाद चौक, ताजपुर रोड। जी। यानी कि बस स्टैंड से आप ताजपुर रोड की ओर बढ़िएगा 500 मीटर की तो दूरी बस, हाँ, बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे दूरी आपको पर है। सेंट्रल पब्लिक जी। स्कूल है, उसी के कैंपस में आ जाना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7488817119, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इससे भी जानकारी मिल जाएगी, आप आराम से पहुँच सकते हैं। बस स्टैंड से मुश्किल से 5 मिनट का डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समस्तीपुर में काशीपुर जो है वो हब माना जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लेकिन थोड़ा सा हम हट के रखें ताकि शांत वातावरण में आप क्या और कर काफी ज्यादा सकें। भीड़ भाड़ भी वहाँ पे हाँ, हो जाता शांत वातावरण में आप पढ़ाई कर पढ़ाई सके, कर अधिकारी सकते हैं। बन सके। काफी अच्छा स्पेशियस एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन सीखने करना को- चाहते हैं तो जी। प्ले स्टोर से आप अरोमा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस के अरोमा नाम से ऐप है क्लासेस सर? ऐप है, यहाँ डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, पर जो भी पढ़ जानकारी सकते है हैं। वहाँ आप मैसेज कर मैसेज सकते हैं, कर वहाँ सकते हैं, मिल जुड़ जाएगा। सकते हैं, ले सकते हैं। तो समस्तीपुर में अगर आप बीपीएससी की तैयारी बेहतर रूप से करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जरूर एक बार आइए, जानकारी लीजिए, मिलिए सर से, और जब संतुष्टि हो तभी बैच ज्वाइन कीजिए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि जैसे सर आपका फीस 7,000 रुपये का है, अब एक बार में कोई छात्र, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, जानते हैं बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 500 रुपये महीना भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सर क्या ऑप्शन है आपके देखिए, पास? हम लोग 2-2 हज़ार करके इंस्टॉलमेंट पे क्या इंस्टॉलमेंट करते हैं, लेते हैं। आप 2-2 हज़ार करके दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इंस्टॉलमेंट तो देना ही नहीं, आइए 3-4 दिन पहले पढ़िए, पढ़िए, पढ़ाई समझ में अच्छी लगे, समझ में आए, तब आप 2,000 करके भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सकते क्योंकि हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ाई समझ में ना आए तो 1 रुपया भी महंगा है, और पढ़ाई बिल्कुल। समझ में आ जाए तो 7,000 भी कुछ नहीं। तो पहले आप डेमो क्लास सर, करके आइए देखिए, कीजिए, उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई पसंद फीस नहीं आए तो खुलेआम जा बिल्कुल, सकते हैं, कोई बिल्कुल रोक जा टोक भी नहीं है। अच्छा सर, आने वाले समय में बैच कौन सा नजदीकी समय में, आप एक अप्रोक्स टाइम बताइए ताकि जो छात्र जुड़ने वाले हैं वो जुड़ पाए। एक हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो टीआरई 3 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जी। तो टीआरई 4 के लिए जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से और सर स्टार्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए? बीपीएससी के लिए जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर से फुल फ्लेज बैच क्या तो कर रहे 13 हैं, को एग्जाम खत्म होगा, 13 को 15 एग्जाम दिसंबर खत्म होगा, उसका 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ एनसीईआरटी बैच स्टार्ट है, नया बैच जो है ये दोपहर के 12 से 1 में स्टार्ट हुआ है, और एक 11 से 12 में, 2 बैच एकदम रिसेंट बैच है। तो अगर चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, इससे हम आरआरबी दे, बिहार एसएससी दे, बिहार एसआई दे, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देख लीजिए, सभी बैचों की डिटेल सर ने दे दी है। बाकी अपना सर का कोचिंग है अरोमा क्लासेज, प्ले स्टोर पर ऐप भी है। आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। और ये बात तो गारंटेड है कि अगर आप बीपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका कारण जो भी हो, आर्थिक तंगी हो, या फिर आप परिवार के कारण नहीं जा पा रहे हो, जिम्मेवारी के कारण नहीं जा पा रहे हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, चाहे आप इस समस्तीपुर में ही जॉब कर रहे हैं, तो आप अब आराम से घर बैठे या फिर ऑफलाइन कोचिंग में आकर के भी समस्तीपुर के अंदर बीपीएससी की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे सोनू सर, जो कि अरोमा क्लासेज चला रहे हैं ताजपुर रोड में, जो कि सीपीएस के कैंपस में है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में हम और भी विभिन्न परीक्षाओं की डिटेल लेकर के आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।